प्यारे बच्चों, तो आज हम अपना तीसरे पाठ का पठन और व्याख्या करेंगे। पाठ का पठन और व्याख्या कराया जाएगा। हमारा तीसरा पाठ है युवक का हठ। हठ क्या होता है बच्चों? सिद्ध। तो हम देखेंगे इस पाठ में कौन युवक था और उसने क्या हठ किया और उसके हठ के कारण उसने जीवन में क्या हासिल किया। तो शुरू करते हैं अपने पाठ को। हमारा पाठ है युवक का हठ। हम इसका पठन करेंगे और व्याख्या करेंगे। हाँ तो बच्चों, उन दिनों भारत पर अंग्रेज़ों का राज्य था। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज़ भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करते थे। तो ये आज़ादी से पहले की बात है। हमारा देश संघर्ष कर रहा था, प्रयास कर रहा था। किसके लिए? कि हम लोग आज़ाद हो जाएं। संघर्ष का अर्थ होता है टक्कर लेना, होड़ लेना, प्रयास करना। हम लोग क्यों संघर्ष कर रहे थे? ताकि हम लोग स्वतंत्र हो जाएं। किससे स्वतंत्र हो जाएं? अंग्रेज़ों से। उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर रखा था। वे हम लोगों को, वे भारतीयों को नीचा समझते थे और खुद को अपन भारतीयों का मालिक समझते थे। इस कारण से वे भारतीयों की इज्जत भी नहीं करते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। तो रेलवे स्टेशन कहाँ का था बच्चों? कानपुर का स्टेशन था रेलवे स्टेशन। और रेलगाड़ी यात्रियों से भरी थी। खचाखच भरी मतलब पूरी तरह से। उसमें और बैठने की जगह नहीं थी और गर्मी से बुरा हाल था और धक्का मुक्की। जब यात्री बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए वे कभी कभी एक दूसरे को धक्का भी देने लगते हैं कि मैं पहले चढ़ जाता हूँ। और तो और लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। छत पर गर्मी का दिन, रेलगाड़ी आपको पता है लोहे की होती है, कितनी गर्म होगी, लेकिन फिर भी लोग चढ़े हुए थे छत पे। शायद उनको ज़रूरी जाना था और सुविधाएं नहीं थी। उस गर्मी में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि रेलगाड़ी की छत पे बैठ के कोई कैसे यात्रा करेगा। गर्मी से तो खतरा है ही है, जान का भी डर है। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक वहाँ आया। तो खादी का कुर्ता क्या होता है बच्चों? पहले महात्मा गांधी ने प्रेरणा दी थी कि सब व्यक्तियों को अपने कपड़े खुद ही बनाने चाहिए। तो खादी सूत से तैयार होता है, कपास के सूत से तैयार होता है और उससे बने कपड़े का कुर्ता उस व्यक्ति ने पहन रखा था। नवयुवक का मतलब जवान व्यक्ति। नव मतलब नया, युवक का मतलब होता है व्यक्ति। तो जवान व्यक्ति को नवयुवक कहते हैं। लोगों की दुर्दशा देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ियों में और डिब्बे लगा दिए जाएं। तो उसने देखा कि सभी लोग परेशान हैं। वहाँ तो रेलगाड़ी में बैठने की भी जगह नहीं है। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी दशा। बच्चों, दुर्दशा मतलब बुरी दशा, क्योंकि यात्रियों को स्टेशन गाड़ी पे भी बैठने का जगह नहीं था, गर्मी का था। कई यात्री रेल के छत पे भी बैठे हुए थे। तो यात्रियों की दशा कैसी थी? बहुत बुरी थी।
तो बुरी दशा को ही दुर्दशा बोलते हैं। तो उससे रहा नहीं गया, वह स्टेशन मास्टर के पास गया। स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है बच्चों? वह स्टेशन में यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखता है। स्टेशन मास्टर वह अधिकारी होता है, वह व्यक्ति होता है जो उस स्टेशन पे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखता है। तो यह व्यक्ति खादी का कुर्ता पहने वह नवयुवक किसके पास गया? सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और प्रार्थना की, उसने विनती की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डब्बे लगा दिए जाएं। यात्री ज़्यादा थे, डब्बे कम थे। तो उसने यह बात स्टेशन मास्टर को बताई। उसे उम्मीद थी कि स्टेशन मास्टर डब्बे लगवा देंगे, क्योंकि कभी कभी यात्री ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्टेशन मास्टर का क्या पता ध्यान न गया हो। तो यह बात किसने बताई? उस नवयुवक ने बताई। फिर क्या हुआ? स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांट कर भगा दिया। स्टेशन मास्टर हाँ, तो बच्चों हमने देखा स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांट कर भगा दिया। क्यों डांट कर भगाया था? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह तो मुझे समझाने आया है और ये मुझे मेरा काम सिखा रहा है, इसीलिए उसने उसको भगा दिया। युवक को क्रोध आ गया। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा आ गया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, वह दोबारा ये रेलगाड़ी की तरफ गया और यात्रियों से बात करने लगा। और क्या कहा उन्हें? यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है, रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है, आप सब मेरे साथ चलिए। तो उसने लोगों को प्रेरित किया कि ये आपका हक है, आपके पास टिकट है और टिकट खरीदने वाले को रेलगाड़ी पे बिठाने का जिम्मा रेल विभाग का होता है, ठीक है, इसीलिए हम सब मिल के चलते हैं। युवक ने देखा शायद अकेले आने के कारण स्टेशन मास्टर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और तो उसने सभी यात्रियों को प्रेरित किया कि ऊपर रेलगाड़ी के डिब्बे पे नहीं बैठना चाहिए, उससे दुर्घटना हो सकती है, जान जा सकती है। ये किसकी जिम्मेदारी है? रेल विभाग की है। रेल विभाग की क्या जिम्मेदारी थी कि अगर आपने टिकट दिया है तो यात्रियों को आराम से रेलगाड़ी में बैठने का इंतज़ाम भी करिए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास आया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी चलने का संकेत दिया। तो उस युवक ने कहा कि देखो, केवल मैं ही परेशान नहीं हूँ, और भी बहुत से यात्री हैं, वे सभी परेशान हैं, वे सब रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, उनको बैठने का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। तो आपसे हमारी विनती है कि आप रेलगाड़ी में कुछ डब्बे जुड़वा दीजिए ताकि सब लोग उसमें बैठ सके। लेकिन हमने क्या देखा कि स्टेशन मास्टर ने उसकी बात का कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि हम डब्बे नहीं लगाएंगे और रेलगाड़ी को चलने का संकेत दे देते। संकेत झंडी दिखा के दिया जाता है बच्चों, और उसी झंडी को देख के जो रेलगाड़ी का ड्राइवर होता है वो रेलगाड़ी को चला देता है। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के आगे जा खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी बिना और डिब्बे जोड़े आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। तो व्यक्ति बहुत साहसी था,
देखो बच्चों, चित्र भी दे रखा है। ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति ठीक रेलगाड़ी के आगे सामने आके खड़ा हो गया और रेलगाड़ी को चलाने से मना कर दिया। कैसे? वह रेलगाड़ी के आगे खड़ा हो गया और उसने कहा कि अगर जब तक रेलगाड़ी में और डिब्बे नहीं जोड़े जाते तब तक वह रेलगाड़ी को नहीं चलने देगा, चाहे रेलगाड़ी उसके ऊपर से ही क्यों ना गुजर जाए। तो वह युवक काफ़ी हठी था। अपने हठ के आगे वह किसी की नहीं सुनता था। तो हमने देखा नवयुवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना और गाड़ी में दूसरे डब्बे जोड़ दिए गए और अंत में स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा क्योंकि उसने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने हट पे अड़ा रहा कि अगर आप इसमें और भी डिब्बे नहीं जोड़ोगे तो मैं रेलगाड़ी के आगे से नहीं हटूंगा, चाहे रेलगाड़ी मेरे ऊपर से क्यों ना गुजर जाए, मैं रेलगाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो इस युवक ने सभी यात्रियों के भले के लिए काम किया था। इसमें इसको कोई फ़ायदा नहीं था। ये सब यात्रियों के भले के लिए उन्होंने यह काम किया। उनसे यात्रियों का कष्ट नहीं देखा गया। उन्होंने देखा कि लोग जब अपने नियम का पालन कर रहे हैं, टिकट खरीद के रेलगाड़ी पे बैठ रहे हैं, तो रेल विभाग की भी जिम्मेदारी है कि उनकी सुविधा को देखते हुए और डब्बे जोड़े जाएं। नहीं तो हो सकता है कि कुछ यात्री रेलगाड़ी की छत पे चढ़े थे, वे गिर के घायल हो जाते। तो उन्होंने ये हट किसके लिए किया था? सभी आम यात्रियों के लिए किया था। उन्होंने अपने आराम के लिए या अपने हट के लिए यह काम नहीं किया था। वे सभी लोगों का भला चाहते थे। तो बच्चों, ये कौन थे? अपने ज़िद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह युवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचार से लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने खासकर किसानों को, मिल मज़दूरों को उनके अधिकार के बारे में बताया। इनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कौन थे? हम आगे जानते हैं। गरीब परिवार में जन्मे होने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके। तो इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और इस कारण से वे उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सके। पहले उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन की ज़रूरत लगती है, लेकिन इनके पास धन अधिक नहीं था, इसीलिए यह उच्च शिक्षा तो नहीं प्राप्त कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। वे बहुत अच्छा लेख लिखते थे बच्चों, लेखन में रुचि थी। और केवल उनकी रुचि ही नहीं थी, वे एक अच्छे लेखक भी थे। हमें कैसे पता चला? क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी कलम को बोलते हैं, लेखनी का लोहा मानते थे। लोहा मानना मतलब एक मुहावरा है। लोहा मानना का अर्थ होता है बच्चों किसी का आधिपत्य स्वीकार कर लेना या हार जाना। ठीक है, तो विद्वान भी उनके लेख के आगे हार जाते थे या उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेते। भले वे उच्च शिक्षा न प्राप्त किए थे, लेकिन लेखन में उनका कोई सानी नहीं था, उनका कोई मुकाबला नहीं करता था।
तो लोहा मानते क्या है, आधिपत्य स्वीकार कर लेते या हार मान लेते। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज़ उनके विरुद्ध हो गए। तो सच्ची बात बोलते थे और वो अपने लेख के द्वारा, तो उनका लेख क्या था बच्चों, प्रताप नाम के अखबार से निकलता था। उनके अखबार का क्या नाम था, प्रताप। और उस अखबार के द्वारा वह लोगों को प्रेरित करते थे। किनको, गरीब किसानों को। कानपुर में बहुत अधिक मजदूर रहा करते थे। हमारी औद्योगिक शहर था कानपुर, एक औद्योगिक शहर था। वहाँ बहुत सारे मिल थे और उस मिल में लाखों लोग काम करते थे। उस मिल में लाखों लोग काम किया करते थे और उनका शोषण कोई न करे, इसीलिए वे अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिए थे और अपनी अखबार में वे खरी खरी बात लिखते थे। इसी कारण अंग्रेज उनको पसंद नहीं करते थे और उनके विरुद्ध हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो किसानों और गरीब मजदूरों को प्रेरित करने का काम करते थे, उनके अधिकार बताते थे। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। हमदर्द मतलब उनका दर्द समझने वाला। हमदर्द का अर्थ होता है बच्चों कि उनका दर्द समझने वाले, क्योंकि वे खुद गरीब थे, इसीलिए गरीब दूसरे गरीब की भावना समझ जाते थे और तन मन से उनकी सहायता करते। तन का मतलब शरीर से भी और मन से। वे मन से चाहते थे कि गरीबों का कोई शोषण न करे। उन्होंने कानपुर से प्रताप नाम का अखबार निकाला। उसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए। तो उनके सच्चाई के कारण अंग्रेज उनको पसंद नहीं करते थे। लखनऊ में पहली बार वे 1916 ईस्वी में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। तो लखनऊ में उनकी पहली बार भेंट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हुई। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। और गांधी जी से भेंट के बाद वे पूरी तरह देश की सेवा में लग गए तथा अपना जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। शायद गांधी जी से वे बहुत ही अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि जब गांधी जी देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ सकते हैं तो मुझे भी ऐसा ही काम करना चाहिए। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। और हम जानते हैं जो भी अंग्रेज़ों का विरोध करता था, अंग्रेज उसको जेल में डाल देते थे। तो वे भी बहुत बार उन्होंने जेल यात्रा की, और लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। वे सक्रिय रहे। जब भी बाहर आते फिर वो लोगों को प्रेरित करने का काम करते, अपने लेख से लोगों को समझाते कि उनके क्या अधिकार हैं, हर मनुष्य बराबर होता है और कोई भारतीय नीचा नहीं हो सकता।
हर भारतीय को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, ये सब बात वे लोगों को बताते रहे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उत्तर प्रदेश के जो मिल मजदूर और किसानों को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया था। तो 1930 के सत्याग्रह आंदोलन, जो कि पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही बड़ा आंदोलन था, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। मतलब वो उत्तर प्रदेश के नेता बने और लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रेरित किया ताकि वे हमारा देश छोड़ दें तथा हम सब भारतीय आज़ाद हो जाएं। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। सांप्रदायिकता बच्चों क्या होती है? अपने ही देश में लोग धर्मों के हिसाब से लड़ने लगते हैं। उस समय हिंदू मुसलमान के बीच में बहुत अधिक दंगे हुआ करते थे। हम लोग आपस में ही लड़े जा रहे थे, हिंदू मुसलमान, हम लोग भारतीय आपस में ही लड़े जा रहे थे। इस कारण से हम लोग अंग्रेज़ों की लड़ाई में अपना अच्छा सहयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय आपस में लड़ें। भारतीयों को तो किससे लड़ना था? अंग्रेज़ों से। तो इस कारण से वे सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। वे क्या करते थे? वे हिंदू मुसलमान की एकता पे जोर देते थे, लोगों को समझाते थे कि मात्र अलग अलग धर्म हो जाने से इंसान अलग नहीं होता है। हम सब भारतीय हैं और हम सबको एक होके देश के लिए लड़ना चाहिए। किससे? अंग्रेज़ों से। लेकिन फिर क्या हुआ? सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। 1931 में कानपुर में हिंदू मुसलमानों के बहुत दंगे हुए थे और उन्हीं दंगों में वे लोगों को शांत कराते थे कि मत लड़ो, हिंदू मुसलमान सब भगवान के ही इंसान हैं, भगवान के ही बच्चे हैं, आपस में हमें नहीं लड़ना चाहिए। और लोगों को इसी समझाने में वे दंगे में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने लिखा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। और वो दंगा शांत कराते समय ही मारे गए। और महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु पे लिखा था, कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। तो वे एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लोगों के लिए, देश में सांप्रदायिक हिंसा न फैले, उन्होंने गरीब मजदूर और किसानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रेरित किया ताकि हम लोग आज़ाद हो सकें। तो ये पूरी कथा, ये पूरा जो पाठ है बच्चों, उस युवक के हठ पर आधारित है। वो युवक का हठ किस बात का था? उसने जो एक बार ठान लिया उसको कर ही के मानता था। तो वह युवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। वे गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। ये भले उच्च शिक्षा ना प्राप्त कर सके, लेकिन इनकी लेखन कला, इनकी लेख का हर कोई लोहा मानता था। बड़े से बड़ा विद्वान इनको क्या कहता था? इनके आगे हार मान लेता था या फिर इनका आधिपत्य स्वीकार कर लेता था। तो इन्होंने हठ के कारण क्या किया था? सभी यात्रियों के सुविधा के लिए रेलगाड़ी में और डिब्बे भी लगवा दिए थे। उन्होंने अपने हठ के कारण इसको पूरा किया। जब स्टेशन मास्टर जान गया कि यह युवक तो मानने वाला नहीं है,
देखने में तो भले साधारण सा लगता है, लेकिन इसको समझाया नहीं जा सकता। यह अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा, ये बड़ा साहसी है। आखिरी में स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा, और जब तक रेलगाड़ी में और डब्बे नहीं जुड़े तब तक ये व्यक्ति ने रेलगाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो हमने देखा इनका हट भी था दूसरों के भलाई के लिए। इन्होंने कभी अपने बारे में न सोचा। और हमने क्या देखा इसमें, उन्होंने कैसे वे महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। तो 1916 में वे महात्मा गांधी से लखनऊ में मिले थे, और उसके बाद से ही उन्होंने प्रण कर लिया कि वे भी गांधी जी की तरह देश की सेवा करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। उस समय सेवा करने का क्या ढंग था, बहुत से लोग हमारे यहाँ पढ़े लिखे कम थे, किसान और मजदूर ज़्यादा थे, उनको अपने अधिकारों का नहीं पता होता। मिल के मालिक मजदूरों से बहुत अधिक काम लेते थे और कम पैसे दिया करते थे। तो उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के बारे में बताया, किसानों को भी बताया, किसान भी गरीब थे तो उनको भी प्रेरित किया कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। और अंग्रेजी सरकार तो बस कर लेती थी, टैक्स उन लोगों से लिया जाता था और सुविधाएं नहीं दी जाती थी। जैसे हमने इस पाठ में भी देखा, टिकट तो सबने लिया था लेकिन डिब्बे कम लगाए थे, जबकि डिब्बे थे उनके पास। स्टेशन मास्टर ने आखिरी में रेलगाड़ी में डिब्बे लगाए थे, लेकिन उसने सोचा कि जाने दो, ये सब भारतीय हैं, ये किसी तरह ऊपर चढ़ के अपने जान को जोखिम में डाल के भी रेलगाड़ी से यात्रा कर लेंगे। ये लोग अभी समझदार नहीं हुए हैं। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें प्रेरित करके स्टेशन मास्टर पर दबाव डलवाया और अपनी बात मनवाने में सफल हो गए। तो उन्होंने किस किस आंदोलन में भाग लिया? उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन में? 1930 में उन्होंने सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी के कहने पे ये आंदोलन शुरू हुए थे। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था उस समय, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी था बच्चों। तो इस बड़े राज्य की जिम्मेदारी गणेश शंकर विद्यार्थी को ही मिली थी। उन्होंने ही 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। नेतृत्व का है, नेता बने, और उन्हीं के अगुवाई में सबने अंग्रेज़ों का विरोध किया और सांप्रदायिकता के भेंट चढ़ गए। वो सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? हिंदू मुसलमान बिना कुछ सोचे समझे आपस में धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक दंगे में 1931 में कानपुर में जो दंगा फैला था, उसमें वे खुद गलियों में चले गए, उनको समझाने लगे कि हिंदू मुसलमान हम सब तो एक ही भाई हैं, अगर हम भाई लोग आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेज़ों से कैसे जीतेंगे। यही बात समझाते समझाते वे दंगों के भेंट चढ़ गए, मतलब उनकी उसी दंगे में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने तक कहा था कि ऐसी मौत बहुत कम लोगों को होती है, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। और सभी देशवासियों को उन पे गर्व है। तो बच्चों, आज का काम है, आज का बस आपको एक ही काम है, एक पेज सुलेख लेखन लिखना है। इस लेसन का एक पेज सुलेख लेखन होगा और इस पाठ को कम से कम 2 बार इसका पठन अभ्यास करना।
तो आज का होमवर्क आप नोट कर लो। आपको 1 पेज सुलेख लेखन लिखना है और 2 बार पठन अभ्यास करना है इस पाठ का। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके शब्दार्थ करेंगे और प्रश्नोत्तर।